नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया गया देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की। पिछले कई वर्षों से जो है लगातार विपक्ष के द्वारा यह केंद्रीय सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की। तो अंततः अभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो है यह निर्णय पारित कर दिया गया। देश में यह दूसरी जातिगत जनगणना होगी, जबकि आज़ाद भारत की देखी जाए तो यह पहली जातिगत जनगणना कराए जाने का शुरुआत होगा। आपको बता दें कि देश में पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वह सन 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कराई गई थी। चूँकि जनगणना जो है केंद्र का मामला है, केंद्रीय सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्रीय सूची 69 पर यह विवरण अंकित है, जो कि यह प्रावधान करता है कि जनगणना केंद्र का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना कराई जाती है और पहली बार अगर देश में जनगणना कराई गई थी तो वो टाइम ड्यूरेशन था सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है पहली बार जनगणना कराई गई थी। दूसरी बार जो जो जनगणना कराई गई थी सन 1881 में जो है ये जनगणना नियमित रूप से कराए जाने का प्रावधान शुरू हो गया। तो सन 1881 में जो है नियमित रूप से जो है यह जनगणना कराए जाने की देश में जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। जनगणना जो होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है और जो लास्ट जो जनगणना कराई गई थी सन 2011 में कराई गई थी और उस समय जो सवाल पूछे गए थे जनगणना में वो कुल 29 सवाल पूछे गए थे। इस बार जो जनगणना कराया जाएगा इसमें सवालों की संख्या बढ़ सकती है। आज़ाद भारत की अगर गणतंत्र भारत की अगर पहली बार जनगणना की बात करें तो सन 1951 में जो है गणतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। इसलिए और ये जो साल है 1951 ये लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहलाता है, जबकि जो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो होता है वो सन 1921 को कहा जाता है, महान जनसंख्या विभाजक वर्ष। तो कुछ और महत्वपूर्ण अगर जानकारी बताएं सन 2011 की जनगणना के हिसाब से तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। जब ये जनगणना होगी तो ये देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। वैसे तो जनगणना 2021 11 में हुआ था और 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना पीरियड के होने से कोरोना जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा था उसके वजह से जो है ये डिले हो गया और अब संभवतः जो है 2026 में जो है यह प्रक्रिया पूरी होगी। 1 साल 2 साल के अंतराल में हो सकते हैं कि आंकड़े इसके प्रस्तुत हो जाएंगे। कुछ और जानकारी बता दें 2011 की जनगणना के हिसाब से तो कुल 29 सवाल पूछे गए थे 2011 की जनगणना में और उस समय 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षक, ठीक है, प्रगणक शिक्षिका और जो जनगणना आयुक्त थे 2011 के वो सी चंद्रमौली थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि हमारे प्रतिभागी जो मित्र हैं उनके बहुत एडवांटेज होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को 2011 की जनगणना के हिसाब से 121.08 करोड़ हमारे देश की आबादी बताई गई थी, जो कि अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़े आने तक आई होप कि यह 131-35 के अप्रोक्स चला जाएगा। यह आंकड़ा ज़्यादा ही चला जा सकता है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अनुमान के हिसाब से जो है बताया जा सकता है। तो ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अभी हम लोग पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं, 1 नंबर पर हमारा स्थान है। तो अब बात करते हैं कि देश में जो जातिगत जनगणना होगी उसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और किनको इसका एडवांटेज मिल सकता है।
तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो कोई भी जनगणना कराई जाती है, सरकार के द्वारा जो जनगणना कराई जाती है, उसका सीधा का सीधा उद्देश्य यही होता है कि किस समाज में, किस वर्ग में कितने लोग जो है प्रत्येक क्षेत्रों में उनकी प्रतिनिधित्व क्या है, और उनके जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के जो है हिसाब से नीति निर्माण योजनाएं जो भी है सरकार बनाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, यो योजनाओं का निर्माण करती हैं ताकि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज में स्थापित की जा सके, सबको जो है बराबरी का हक मिल सके, और जो समानता है वो समाज में एक लेवल में लाया जा सके। तो इस उद्देश्य से जो है जनगणना कराया जाना जो है स्वाभाविक होता है। अब चूँकि जातिगत जनगणना चूँकि भारत जो है एक तरीके से विविधता भरा देश है और जाति प्रधान देश है, तो इसमें कई सारी जातियां हैं, और विशेष करके जो है जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित वर्ग में जो जाति आती है, वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं आज भी, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, कई तौर पे जो है पिछड़े हुए हैं। उन्हें विशेष करके मुख्य धारा में जोड़ने में काफ़ी जो है सरकार को लाभ मिलेगा इससे, और सामाजिक जो एक तरीके से इनइक्वलिटी है उसे बांटने में, उसे कम करने में कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह जनगणना भूमिका अदा करेगा। तो इस तरीके से जो है जो भी सरकार नीति निर्माण करेगी, योजनाएं बनाएगी, उनको हित में, उनके ध्यान में रखकर, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन के लिए बता दें कि रिजर्वेशन 2 सेक्टर में ही मिलते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम, भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, और दूसरा नौकरी सिस्टम। जो नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी, उसमें जो है सरकारी नौकरी में ही रिजर्वेशन का प्रावधान है, बाकी किसी सेक्टर में नहीं है। तो हो सकता है कि इनकी प्रतिनिधित्व जो है बहुत ही कम है, सरकारी नौकरी तो 1.5 से 2% ही है, तो इस तरीके से उनकी प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। आज भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। तो इन्हें एक एडवांटेज मिल सकता है कि सरकार हो सके तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर में भी इसका प्रावधान कर हो सकता है। ये जो है उनकी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा सरकार कदम उठा सकती है, राज्य सरकार अपने स्तर से उठा सकती है, केंद्र सरकार अपने स्तर से उठा सकती है। तो ये सारी जो है एडवांटेज मिल सकते हैं, और भी कई सारे, और साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो होंगे ही, पॉलिटिकल जो उनके लाभ होंगे, जो पार्टियां होंगी उनके अपने लाभ, उनके अपने निहितार्थ होंगे। तो कुल मिला जुला के देखी जाए तो ये ज़रूरी है तत्कालीन समय के लिए। देखिए आगे क्या होता है, आपका क्या राय है, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए देश में जो भी इशू चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।